हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। हमारा आज का वीडियो उग्रवादी कांग्रेस की राजनीति से संबंधित है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी कौन से कारण थे जिसके कारण जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो राजनीति थी वो उग्रवादी रूप ले लिया था, और इसके प्रमुख कौन कौन से लीडर्स थे जिसने इस उग्रवादी कांग्रेस की राजनीति को नेतृत्व प्रदान किया। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस उग्रवादी कांग्रेस की राजनीति के जो चरण थे उस चरण में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं देश में घटी, उसमें कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी। इन सब को हम इस वीडियोज़ में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियोस को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपना कमेंट भी ज़रूर देंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इससे पूर्व हमने जो वीडियो बनाया था वो बनाया था कांग्रेस के उदारवादी राजनीति पर। हमने उस वीडियो में बताया था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ हमारे देश में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, उसके 3 चरण थे। पहला चरण था उदारवादी कांग्रेस की राजनीति, दूसरा चरण था उग्रवादी कांग्रेस की राजनीति और तीसरा चरण था गांधीवादी राजनीति। आज हम इस वीडियो में जो उग्रवादी कांग्रेस की राजनीति, जो राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण था, उसके बारे में हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, उग्रवादी कांग्रेस की राजनीति की का जो पीरियड था वो था 1905 से 1919। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको उग्रवादी चरण क्यों कहा जाता है, इसको उग्र राष्ट्रवाद का चरण क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर ये है कि उदारवादी चरण में जो लीडर थे उनका मानना था कि हम ब्रिटिश सरकार के ही जनता बन के रहना चाहते हैं, और अगर हमें कुछ रियायत चाहिए, कुछ अधिकार चाहिए, तो हम ब्रिटिश सरकार से अनुरोध करेंगे, प्रेस के माध्यम से उसको अपना ज्ञापन दे करके, एक तरह से उसकी जो है सहमति से हम ये चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं। उदारवादी इसको उसकी सहमति से प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन एक लंबे समय तक जब ब्रिटिश सरकार द्वारा उदारवादी जो विचारधारा के लोग थे उनकी जब मांगों पर किसी प्रकार की जो उचित ठोस कदम जब नहीं उठाया गया, तब कांग्रेस की राजनीति में उग्रवादी विचारधारा के लोगों का प्रवेश हुआ। और इनका मानना ये था कि सरकार से हाथ जोड़ करके मांगने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और उनका दृष्टिकोण ये था कि हमें सरकार से लड़ करके लेना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, स्वावलंबन से, आत्मबल से संगठन बनाना पड़ेगा। और एक तरह से उन्होंने कांग्रेस की जो उदारवादी राजनीति थी उसको भिक्षावृत्ति की संज्ञा इसने दी। उनका मानना था कि हाथ जोड़ने से, भिक्षावृत्ति करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और सबसे बढ़कर के ये इसने इनके द्वारा ये मांगे रखी गई कि हमें ब्रिटिश की जनता नहीं बन के रहना है, हमें अधिकार चाहिए और साथ ही साथ स्वशासन चाहिए, हमें स्वराज्य चाहिए। यानी स्वराज्य का मतलब हो गया एक तरह से कि जो वास्तविक सत्ता हो वो भारतीयों के हाथ में हो और प्रतीकात्मक सत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहे। आज अगर आज के संदर्भ में इसको देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि वो चाहते थे भारतीय, उस समय उग्र विचारधारा के लोग, कि जो प्रधानमंत्री का पद है और मुख्यमंत्री का पद है वो भारतीयों के पास रहे, और राष्ट्रपति और गवर्नर का पद एक तरह से ब्रिटिश सरकार के पास रहे, जो कि प्रतीकात्मक रूप से एक तरह से देश का और राज्य का प्रमुख बन रहे। तो यही दृष्टिकोण था उग्र जो स्वराज्य का। अब आगे हम देखते हैं कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कौन से कारण थे। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां 1905 में हो गई थी कि जो कांग्रेस की जो विचारधारा थी वो उग्र हो गई थी। तो इसमें पहला जो कारण हमने पहले बताया कि कांग्रेस की जो प्रारंभिक उदारवादी नेताओं की जो नीतियों थी उससे एक तरह से लोगों का मोह भंग हो गया था। उनके द्वारा जो भी मांगे उठाई गई उस पर उचित और कोई ठोस प्रयास ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं किया गया। यहाँ तक कि 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया और 1909 का जो भारत सरकार अधिनियम आया उसके द्वारा भी कोई खास सुधार नहीं किया गया। यहाँ तक कि सबसे खराब, सबसे जो बुरा हुआ
वो ये कि 1905 में बंगाल, जो कि उस समय राष्ट्रवाद का एक तरह से केंद्र था, उसका विभाजन सरकार ने कर दिया। और यहाँ तक कि जो विश्वविद्यालय था, जो विश्वविद्यालय जहाँ पर कि राष्ट्रीय विचारधारा पनप रही थी, उस विश्वविद्यालय पर नियंत्रण के लिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया और विश्वविद्यालय पर एक तरह सरकार का नियंत्रण स्थापित कर लिया। आपको मालूम है कि आज भी विश्वविद्यालय जो हैं वो एक तरह से स्वायत्त बॉडी माना जाता है, मतलब सरकार उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। इसी तरह से 1905 के आसपास में कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी घटित हुईं, जैसे कि 1905 में जापान के द्वारा, एक छोटा सा कमज़ोर देश था उस समय जापान, उनके द्वारा रूस को पराजित कर दिया गया था। और रूस उस समय एक बहुत बड़ी शक्ति थी। यह एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना थी, क्योंकि एक कमज़ोर देश द्वारा भी बड़े राष्ट्र को पराजित किया जा सकता था। इस तरह की बातें अपने देश के जो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा थे के लोग थे, उनके मन में ये आ गई कि अगर जापान अगर रूस को हरा सकता है तो भारत भी, जो भारतीय लोग हैं वो भी ब्रिटेन को हरा सकता है। इसी तरह से उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा देने में जो यहाँ के कुछ देसी समाचार पत्र थे उनका भी योगदान रहा, जैसे कि तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अपने मराठा और केसरी पत्र के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया। यहाँ पर ये इस फैक्ट्स को आपको याद रखना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाता था, एक केसरी और दूसरा मराठा। मराठा अंग्रेजी भाषा में निकाला जाता था, जबकि केसरी मराठा भाषा में। तो इसी तरह से कुछ और भी सुधारवादी नेता थे, उनके द्वारा भी जो भारतीयों की भावनाएं थी उसको उत्तेजित करने के लिए, उसको सशक्त करने के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। जैसे कि इसमें थे विवेकानंद, अरविंदो घोष। इसी तरह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी कई ऐसे काम किए गए जिससे कि उग्र राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा मिला। यहाँ तक कि विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद कहते थे, देश के लोगों से एक तरह से आग्रह करते थे कि कमजोरी को छोड़िए, क्योंकि कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है। और कहते थे कि हे भगवान, हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा। इस तरह की जो बातें थी उस ये लोगों के मन में एक तरह से मन को उद्वेलित करता था और लोगों को लगता था कि नहीं, एक तरह से संघर्ष करना पड़ेगा देश की आज़ादी के लिए। इसी तरह से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति उत्सव, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई, ताकि लोगों को संगठित किया जा सके और शिवाजी के जो संघर्ष की जो एक इतिहास था उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। तिलक के द्वारा ही सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने यह भी कहा था कि हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है और इसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी और बहिष्कार इसकी शाखाएं हैं। एक तरह से इनके द्वारा अपने अपने स्टेटमेंट के माध्यम से लोगों की भावनाओं को उत्तेजित करने का प्रयास किया गया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इसी तरह से उस समय जो उग्रवादी विचारधारा को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। भारत की जो प्राचीन संस्कृति के जो गौरव थी उसको कई तरह से उसकी व्याख्या की जा रही थी भारतीय इतिहासकारों के द्वारा और यूरोपीय भी इतिहासकारों के द्वारा। उसके कारण से भी भारतीयों के जो चेतना थी उससे जागृत हुई। इसी तरह से अरविंदो घोष, जो उस समय के उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, उनके द्वारा भी कहा गया कि स्वतंत्रता हमारा जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। तो इस तरह से इन सब कारणों से भारत में उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। अब देख लेते हैं कि जो प्रमुख नेता कौन कौन से थे और उनके क्या स्टेटमेंट थे। जो उदारवादी चरण के जो आंदोलन थे उस पर उसके क्या प्रतिक्रिया थी, वो भी देख लेते हैं। जैसे हमने बताया कि जो प्रमुख नेता थे उग्रवादी चरण के, वो थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि महाराष्ट्र से थे। इसी तरह से अरविंदो घोष बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे और पंजाब से लाला लाजपत राय थे। जो उग्रवादी आंदोलन के 3 प्रमुख स्तंभ थे उसको लाल, बाल, पाल कहा जाता है इतिहास में। लाल का मतलब हो गया लाला लाजपत राय, जो कि आपके पंजाब से थे, और बाल मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक, जो कि बम्बई से थे, और पाल, जिसको कि बिपिन चंद्र पाल भी कहा जाता है, वो
कलकत्ता से थे, बंगाल से थे। एक तरह से भारत के 3 हिस्से से 3 बड़े नेता उग्रवादी जो विचारधारा थे उसका नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। इसी तरह से हम अगर देखते हैं कि इन नेताओं के द्वारा जो कांग्रेस की जो उदारवादी जो विचारधारा थी उस पर किस प्रकार से कटाक्ष किया गया उसको हम देखते हैं। जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कहा गया कि कांग्रेस के लोग जो हैं पद के भूखे हैं, मतलब कि उदारवादी कांग्रेस के लोग। इसी तरह से बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादी कांग्रेस की राजनीति पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मतलब वो एक तरह से उदारवादी कांग्रेस की राजनीति जो हर साल अधिवेशन होता था और प्रस्ताव पारित किया जाता था सरकार से मांग के लिए, और सरकार द्वारा जो मांगे नहीं मानी जाती थी उस पर एक तरह से उनका ये कटाक्ष था। इसी तरह से लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस के सम्मेलन को उसने पढ़े लिखे लोगों का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन केवल कहा, बोला इससे कुछ और हासिल नहीं होने वाला है। इसी तरह से अश्विनी कुमार दत्त जो कि उग्रवादी नेता थे उनके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस के सम्मेलन केवल 3 दिन का तमाशा है। इसी तरह से बिपिन चंद्र पाल द्वारा कांग्रेस को याचना संस्था, मतलब कि भीख मांगने वाली संस्था कहा था। तो ये सारे स्टेटमेंट उनके द्वारा जो उदारवादी जो विचारधारा थे उसको नकारने के लिए दिया गया था। अब हम देख लेते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद के जो संघर्ष के जो क्या तरीके थे उसको देख लेते हैं। तो हमने जैसे पहले बताया कि उग्र राष्ट्रवाद के संघर्ष के तरीके थे, अपने इनके द्वारा अपनी जो विचारधारा थी उसको जो समाचार पत्र थे, समाचार पत्र के माध्यम से सबसे पहले उसने ब्रिटिश सरकार की जो नीतियाँ थी उसकी खुली आलोचना इनके द्वारा की जाने लगी। इससे पहले क्या होता था कि उदारवादी एक तरह से उससे मतलब कि अनुरोध करते थे कि भारतीयों के अधिकारों के लिए, लेकिन इनके द्वारा ब्रिटिश सरकार की नीतियों की खुली आलोचना अपनी जो समाचार पत्र थे उनके माध्यम से किया जाता था। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी में किया जाता था। इसी तरह से बिपिन चंद्रपाल द्वारा न्यू इंडिया में किया जाता था। न्यू इंडिया का प्रकाशन हमने बताया था कि एनी बेसेंट द्वारा इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। इसी तरह से लाला लाजपत राय के द्वारा पंजाबी नामक पत्रिका के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की खुली आलोचना की जाती थी। इसी तरह से उग्र राष्ट्रवादी अपने संघर्ष के लिए कांग्रेस को एक मंच बनाना चाहते थे। उनके द्वारा कांग्रेस की जो डिमांड थी उस डिमांड को भी उसने एक तरह से जो डिमांड थी भारतीयों के अधिकारों की डिमांड से बदल करके उसने स्वराज की मांग को केंद्र में रख करके कांग्रेस को लड़ने के लिए कहा। स्वराज का मतलब हमने बताया आपको कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें वास्तविक सत्ता भारतीयों के हाथ में हो और राष्ट्र का जो सांकेतिक प्रमुख है वो केवल ब्रिटिश हो। तो इस तरह से वो चाहते थे कि कांग्रेस को एक मंच बनाएं और कांग्रेस की मांग का केंद्र बिंदु स्वराज हो। इसी तरह से उग्र राष्ट्रवादी चाहते थे कि कांग्रेस के नेतृत्व में स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन चलाया जाए। मतलब बहिष्कार मतलब हो गया कि ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार, ब्रिटिश सरकार की जो वस्तुएं हैं, यूरोपीय वस्तुएं, जो ब्रिटेन की मील में बने हुए जो वस्तुएं हैं उसका विरोध करना, बहिष्कार करना, जो सरकारी स्कूल है, कॉलेज है उसका बहिष्कार करना, जो सरकार के जो समारोह हैं, जो सरकार की उपाधि है उसका एक तरह से बहिष्कार करना, और स्वदेशी को अपनाना, अपने देश में बने हुए कपड़े को पहनना, जो अपने द्वारा जो बनाए हुए जो स्कूल हों, संस्था हो उसमें शिक्षा प्राप्त करना, उसका उद्देश्य ये था। अब हम देखते हैं कि उग्रवादी जो चरण थे उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उसको हम देखते हैं, क्योंकि इन्हीं घटनाओं के क्रम में उग्रवादी जो विचारधारा थी उसको उसको आगे बढ़ने का, प्रसार होने का मौका मिला, और इन्हीं घटनाओं के विरोध में इनके द्वारा अपनी जो रणनीति थी उसको एक तरह से उसको संपन्न किया गया। अपनी जो योजना थी, अपने जो संघर्ष के तरीके थे उसको अप्लाई किया गया। तो पहली जो घटना हुई थी उग्रवादी चरण में वो था 1905 का बंगाल विभाजन। अब हम देख लेते हैं पहले कि बंगाल विभाजन क्या था। बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था और लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। कब हुआ था इसका विभाजन? 1905 में, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। इसमें क्या किया गया था कि बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजन करके बांट दिया गया था। दोस्तों उस समय बंगाल में
पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल के साथ साथ बिहार, अपना बिहार और उड़ीसा का राज्य भी शामिल था। मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी उस समय भारत की सबसे बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसी, भारत का सबसे बड़ा राज्य समझा जाता था, राज्य माना जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में तोड़ दिया गया, और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल के साथ साथ असम का भी हिस्सा जोड़ दिया गया, और पश्चिमी बंगाल में पश्चिमी बंगाल और बिहार और उड़ीसा को रखा गया। सरकार का क्या तर्क था? सरकार का तर्क था कि प्रशासनिक आवश्यकता है बंगाल का विभाजन करना, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य है, प्रशासन करने में कठिनाई होती है। लेकिन इसकी वास्तविक कारण कुछ और ही थे बंगाल विभाजन के। हमने बताया कि बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का सबसे बड़ा केंद्र था, और सरकार का जो दृष्टिकोण था कि इस राष्ट्रीय चेतना को अगर ख़त्म करना है तो बंगाल का विभाजन करना है। और दूसरा एक कारण था कि बंगाल में हिंदू और मुस्लिम एकता बहुत बड़े पैमाने पर थी। हिंदू, जब भी कोई किसी प्रकार का सरकार का विरोध करना होता था, हिंदू और मुसलमान मिल करके विरोध करते थे, और बंगाल में एक तरह से हिंदू और मुसलमानों की लगभग बराबर संख्या थी। सरकार चाहते थे कि इस एकता को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, जिसमें पूर्वी बंगाल में एक तरह से मुस्लिम बहुल मुसलमानों की बड़ी संख्या उधर शिफ्ट हो जाए, और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की संख्या एक तरफ शिफ्ट हो जाए। वो चाहते थे कि मुसलमानों और हिंदुओं को एक तरफ से अलग अलग कर दिया जाए, तो कभी इसमें एकता नहीं हो पाएगी। इनका यही उद्देश्य था। इसी तरह से अब हम देखते हैं, तो ये तो हो गया कारण। अब देखते हैं कि विभाजन की योजना जो उसने बनाई थी सरकार ने, उसको कैसे कैसे उसने अप्लाई किया। ये डेट भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 20 जुलाई को सबसे पहले विभाजन के निर्णय की घोषणा इनके द्वारा किया गया। इससे पहले ही सरकार के द्वारा कुछ विचार प्रस्तुत किए गए थे बंगाल के विभाजन की, जिसके विरोध में 7 जुलाई 1905 को कांग्रेस द्वारा इसका जो है भरपूर विरोध किया गया था। उसको हम आगे देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं विभाजन की क्या, कैसे कैसे विभाजन को उनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। तो सबसे पहले 20 जुलाई को 1905 को इसको विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई। मतलब ये कह दिया गया कि हम विभाजन करके ही रहेंगे, चाहे कांग्रेस कितना भी विरोध करें। 16 अगस्त को बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी होगी, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि आज से 16 अगस्त से बंगाल दो राज्य बन गए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और विभाजन के बाद क्या सूरत हाल बना? विभाजन के बाद सूरत हाल ये बना कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो स्टेट बने। पूर्वी बंगाल की आबादी थी 3 करोड़ 10 लाख, जिसमें कि 80 लाख मुसलमान थे और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे, और ढाका को उसकी राजधानी बनाया गया। मतलब कि पूर्वी बंगाल में एक तरह से हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना दिया और मुस्लिम बहुल वो राज्य हो गया। और दूसरे हिस्से में पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा को रखा गया, जिसकी जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख थी, जिसमें 4 करोड़ 20 लाख हिंदू थे और 90 लाख मुसलमान थे। मतलब कि यहाँ पर हिंदुओं को बहुसंख्यक बना दिया और मुसलमानों को अल्पसंख्यक है। एक तरह से जो उसकी जो नीति थी कि मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग कर देना ताकि राष्ट्रीय आंदोलन को तोड़ा जा सके, वो एक तरह से वो सफल हो गए इसमें। अब इसमें देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेतृत्व उस समय उदारवादी नेता द्वारा किया जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ 1905 की जो घटना हुई, इससे एक तरह से जो कांग्रेस के जो उग्रवादी लीडर थे वो भी सक्रिय हो गए। सक्रिय इसलिए हो गए क्योंकि उसको लगा कि उदारवादी राजनीति एक तरह से फेल हो चुकी है देश में, क्योंकि सरकार द्वारा उदारवादियों की मांगों को मानने के बजाय उसके जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उसको तोड़ने के लिए जो है एक तरह से उसके द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले 7 जुलाई 1905 को टाउन हॉल में, कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। सरकार को एक तरह से धमकी दिया गया 7 जुलाई 1905 में कि अगर आप बंगाल विभाजन करते हैं तो हम बहिष्कार करेंगे आपका, और स्वदेशी वस्तुओं का, स्वदेशी संस्थाओं का उपयोग करेंगे और स्वदेशी का आंदोलन चलाएंगे। आपको हम बता देना चाहते हैं कि बहिष्कार आंदोलन इसलिए चलाया जाता था क्योंकि बहिष्कार के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया जाता था। विशेष रूप से जो सरकार की जो ब्रिटिश सरकार की जो वस्तुएं थी, जैसे कि ब्रिटेन के उद्योगों में बने हुए जो वस्तुएं थी, उसका जब विरोध किया जाता था तो ब्रिटेन के उद्योगपतियों को लॉस होता था, और जब वो लॉस होता था वो फिर वो ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाते थे कि वो अपनी नीतियों को
बेहतर बनाए भारतीयों के लिए, ताकि उसके उसके जो गुड्स हैं उसको लोग फिर से दोबारा खरीदना शुरू कर दें, उसकी जो मिल के बने हुए वस्तुएं हैं। तो इसीलिए बहिष्कार के आंदोलन को आप देखेंगे कि पूरे पूरे जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें अपनाया जाता है। गांधी जी के आंदोलन में बहिष्कार के आंदोलन को और भी प्रमुखता से अपनाया जाता है। तो खैर, तो इसी तरह से 7 जुलाई 1905 को सरकार को धमकी दिया गया कांग्रेस की तरफ से कि वह आंदोलन चलाएंगे, लेकिन सरकार के द्वारा फिर भी जो है 16 अगस्त को जब कर दिया गया बंगाल का विभाजन, तो 2 महीने बाद 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में जो है कांग्रेस के द्वारा विरोध किया गया, और विरोध स्वरूप में उसको जो है 16 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाया गया, और लोगों के द्वारा उपवास रखा गया विरोध के स्वरूप में। वंदे मातरम के गीत गाए गए और एक दूसरे को राखी बांधी गई। ये सभी जितने भी पॉइंट्स हैं, इस सभी पॉइंट्स पर एक एक ऑप्शन बना करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्या क्या घटनाएं हुई विरोध स्वरूप में, देख लेते हैं। शोक दिवस मनाया गया, उपवास रखा गया, वंदे मातरम के गीत गाए गए और एक दूसरे को राखी बांधी गई विरोध में। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे उनके द्वारा भी स्टेटमेंट सरकार के अगेंस्ट दिया जाने लगा। जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा। इसी तरह से कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में पहली बार जो कांग्रेस के अधिवेशन थे उसमें उग्रवादी नेताओं के प्रभाव में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया, और स्वदेशी और बहिष्कार का प्रचार का जिम्मा पूरे देश में फैलाने के लिए लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक को इसकी जिम्मेदारी दी गई। इस समय बहिष्कार आंदोलन जो हुआ, हमने बताया कि विदेशी वस्त्रों, स्कूलों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों का हुआ, और स्वदेशी आंदोलन के तहत लोगों के बीच में अपना समर्थन प्राप्त करने के लिए, लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन प्राप्त करने के लिए इस समय बंगाल में जो एक लीडर थे अश्विनी कुमार दत्त, तो उसके द्वारा स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव में इस समय बहुत सारी जो है स्वदेशी जो है स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई। जैसे कि 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। इसी तरह से आचार्य पीसी राय के द्वारा बंगाल केमिकल और फार्मासिस्ट की स्थापना की गई थी। यहाँ तक कि इसी समय आप देखेंगे कि जो टाटा आयरन स्टील कंपनी की भी स्थापना हुई थी। यहाँ तक कि जो स्वदेशी प्रभाव थे वह सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उसका प्रभाव देखने को मिला। इसी समय टैगोर के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोनार बंगला गीत लिखा गया, जो कि बाद में 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। रविन्द्रनाथ टैगोर को बाद में 1913 में उनके गीतों के संकलन, जिसको कि गीतांजलि नाम दिया जाता है, उसके लिए उसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कला के क्षेत्र में भी स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव पड़ा और स्वदेशी कला के निर्माण की प्रेरणा मिली, जिसमें कि अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा पूर्ण रूप से स्वदेशी पारंपरिक कला से चित्रकारी प्रारंभ किया गया। इसी तरह से जो कार्यक्रम चलाए गए, इस कार्यक्रम में जो समाज के सभी वर्ग के लोग थे शामिल थे, छात्र थे, औरतें थी। पहली बार स्वदेशी आंदोलन के समय में ही यह देखा गया कि महिलाओं ने भी पर्दे से बाहर निकल करके आंदोलन किया था। लेकिन इस आंदोलन की एक सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक रही, जो बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुआ, वो ड्रॉबैक एक ये था कि जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो इसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे और जो बड़े किसान, बड़े ज़मींदार थे, वो आंदोलन से एक तरह से अलग हो गए। अब हम देखते हैं कि जो स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया बंगाल विभाजन के समय में, उसमें सरकार के द्वारा क्या एक्शन लिया गया वो हम देख लेते हैं। इस समय आंदोलन के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसे कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया था, और सरकार को ये लगा कि अगर भारत में अगर राज करना है तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसके द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति जो थी उसको लागू किया बड़े पैमाने पर। और इसको लागू करने के लिए उसके द्वारा मुसलमानों को बड़े पैमाने पर कुछ राजनीतिक रियायत देना प्रारंभ कर दिया गया। जैसे कि बाद में जब 1900
19 का जब एक्ट आता है, जब 1906 का मार्ले मिंटो सुधार आता है, 1906 का भारत सरकार अधिनियम आता है, तो उसमें मुसलमानों के लिए पृथक राजनीति की व्यवस्था की, पृथक राजनीति की, पृथक मतदान की व्यवस्था की गई थी। और इसका उद्देश्य था कि भारत के जो हिंदू और मुस्लिम की जो एकता थी उसको तोड़ी जा सके। लेकिन इस आंदोलन के कारण एक अप्रत्यक्ष रूप से एक लाभ भी हुआ कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का वास्तविक जो जागरण हुआ, भारत के जो वास्तविक रूप में जो जगे वो बंगाल के विभाजन के बाद ही जगे। इसी तरह से जो उग्रवादी आंदोलन था, उग्रवादी आंदोलन के समय एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, जो कोलकाता कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ 1906 में। यह भी एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस समय उदारवादियों ने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि बंगाल विभाजन में खुल करके उदारवादियों ने तो विरोध किया और उग्रवादियों की जो मांगें थी उसको माना, लेकिन फिर भी उदारवादी नहीं चाहते थे कि इतने बड़े पैमाने पर सरकार का विरोध करें, ताकि सरकार एक तरह से उसके विरोध को कुचल दे। यही कारण है कि वो एक तरह से उग्रवादियों से की बातों को मानते हुए भी उनकी जो नीतियाँ थी, पूरी तरह उसकी जो थॉट थे उसको अप्लाई नहीं करना चाहता था। और यही कारण है कि उनके उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच में संघर्ष होना प्रारंभ हो गया। सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में प्रारंभ हुआ। कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष के पद को लेकर के दोनों गुटों में विवाद उत्पन्न हुआ। बहाना तो के पहले अध्यक्ष को पद को लेकर था, अध्यक्ष के पद को लेकर के था, लेकिन वास्तविक कारण था कि उदारवादी नहीं चाहते थे कि उग्रवादियों की जो विचारधारा है उसको लागू किया जा सके। वही विचारधारा जो कि स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन से जुड़ा हुआ था। अंत में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जो सबसे बुजुर्ग नेता थे उसको अध्यक्ष चुन करके इस विवाद को समाप्त किया गया। और कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित कर दिया गया उग्रवादियों के जो मांगें थी, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन से जुड़े हुए। और इन उग्रवादियों को संतुष्ट करने के लिए कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया और स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। लेकिन 1907 में फिर यह जो है टकराव प्रारंभ हो गया। जब 1907 में कांग्रेस की सूरत में जब अधिवेशन हुआ तो फिर दोबारा अध्यक्ष के पद को लेकर के दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया। यहाँ पर मैं फिर बताना चाहता हूँ कि अध्यक्ष के पद को लेकर के विवाद जरूर हुआ था, लेकिन उसके पीछे कारण कुछ और थे। सबसे पहले अध्यक्ष के पद को लेकर क्या विवाद हुआ उसको देख लेते हैं। उग्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंत में रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया इस सम्मेलन का। यहाँ पर प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि उग्रवादी किसे अध्यक्ष बनाना चाहते थे, तो इसका उत्तर होगा लाला लाजपत राय। और उदारवादी किसको बनाना चाहते थे, उसका उत्तर होगा रास बिहारी घोष। लाला लाजपत राय वर्सेस रास बिहारी घोष था ये। अंत में रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया उदारवादियों के द्वारा। और इस सम्मेलन में जो मूल क्या कारण थे उन दोनों के बीच में टकराव का, तो मूल कारण ये था कि जो पिछला सम्मेलन में स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, सुशासन पर जो प्रस्ताव पारित किया गया था और स्वराज को जो अपना लक्ष्य बनाया गया था, इसी उद्देश्यों को लेकर के पूरे भारत में उग्रवादी चाहते थे कि हैं आंदोलन करें, मतलब पूरे भारत में इसका विस्तार करना चाहते थे इस कार्यक्रम का। और उदारवादी नहीं चाहते थे कि इसका विस्तार बंगाल से बाहर हो। वो चाहते थे कि सरकार से खुले रूप से लड़ना ठीक नहीं है, सरकार से अगर खुले रूप में अगर लड़ेंगे तो वो सरकार शक्ति का प्रयोग करके उसके आंदोलन को कुचल देंगे। या अंततः कांग्रेस के जो उग्रवादी संगठन थे एक तरह से उसकी बात नहीं चली और उदारवादियों की जीत हुई और उनकी जो मांगें थी उसकी मांगों को एक तरह से रिजेक्ट कर दिया गया उदारवादियों के द्वारा। और अंत में जब अगला अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ 1908 में, तो एक तरह से उदारवादी जो नेता थे उनके द्वारा एक संविधान पारित करके, एक नीति पारित करके उग्रवादियों को अगले 7 सालों के लिए कांग्रेस से प्रतिबंधित ही कर दिया गया। तो हमने देखा इस वीडियोस में दोस्तों कि किस प्रकार से उग्रवादियों का उदय हुआ और उनकी क्या नीतियाँ थी और उसके समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई और उनके द्वारा कौन किस तरह किस प्रकार से अपने आंदोलन के जो तरीके थे उसको अप्लाई किया गया, लागू किया गया। इसके साथ ही साथ जो उग्रवादी कांग्रेस के राजनीति थी उस समय और भी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई,
जैसे कि हमने बताया कि ब्रिटिश सरकार जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसको तोड़ना चाहते थे। इसी कारण से जो कांग्रेस थे उसके विरोध में एक और संगठन मुस्लिम लीग, मुसलमानों के समर्थक एक मुस्लिम लीग दल की स्थापना किया। उसके प्रोत्साहन से इसकी स्थापना हुई। बाद में और भी कुछ बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, जैसे मार्ले मिंटो सुधार आया, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, हार्डिंग बम कांड हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसी तरह से लखनऊ पैक्ट हुआ और होम रूल आंदोलन हुआ, और अंत में उन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा हुई, जिसके आधार पर 1919 में भारत सरकार अधिनियम भी बना। ये सारी घटनाएं जो उग्रवादी चरण था और 1905 से 1919 इसके बीच में घटित हुई। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए जो अन्य घटनाएं हैं उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। आप इसको एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, मिनिमम 3 बार ज़रूर सुनेंगे इस वीडियो को। और साथ ही साथ जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उसको आप ध्यान से सुनेंगे, जो फैक्ट्स हैं उसको भी ध्यान से देखेंगे। एक बार आपका अगर कॉन्सेप्ट हिस्ट्री में क्लियर हो जाता है, जो उस कहानी अगर क्लियर हो जाती है हिस्ट्री में, तो आपको फैक्ट्स अलग से याद करना नहीं पड़ता है, रटना नहीं पड़ता है। मैं इतना इतना इसलिए डिटेल में बताता हूँ कहानी, ताकि आपको अगर कहानी मालूम रहेगा तो अगर किसी भी चीज़ की पृष्ठभूमि अगर मालूम हमें रहती है तो उसके उस पृष्ठभूमि में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो स्वतः याद हो जाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।